हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लॉकडाउन है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के भी आवर्स रिड्यूस हो चुके हैं, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज भी हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, नया कुछ जान सकते हैं, नई इंफॉर्मेशन और भी ले सकते हैं, तो अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। इवन कि जो बच्चे कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी काफ़ी रिसोर्सेज है, काफ़ी मटेरियल है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जो बच्चे अवेल कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। तो आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए भी, एंड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी हैं जो कि ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट एग्जाम। तो इस टाइम का, इन रिसोर्सेज का जितना आप फायदा उठा सकते हैं आप उठा लें और अपना एग्जाम क्रैक करें। पूरी मेहनत के साथ पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अपनी नीट की प्रिपरेशन का नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर क्लास +1 का लेते हुए हम आज की पढ़ाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 2 एनसीईआरटी की बुक से है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं बिना और टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए, लेट्स स्टार्ट। Biological classification. What do you mean by the term biological classification? Can someone? ठीक है, बायोलॉजिकल का मतलब हमें सबको पता है, बायोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं तो नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is a scientific method of arranging the living organisms into a series of groups, genus and subgroups, species on the basis of their similarities and dissimilarities in a hierarchical manner. समझ आया? चलिए दोबारा से देखते हैं। It is a scientific method. What do you mean by the term scientific method? Scientific method means कि हम उसको ऐसे ही रैंडमली किसी भी चीज को नेमिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था टेक्सोनॉमी के बारे में, है ना। टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायनॉमियली नॉमेनक्लेचर, याद आया कुछ, बायनॉमियली नेम कर रहे हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 वर्ड्स का नाम दे रहे हैं, जिनमें से एक जीनस है, दूसरा उसका स्पीशीज बताता है, ठीक है। तो अब हम उनको कैसे नेमिंग करते हैं? क्या हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही रैंडमली नेम कर रहे हैं? अब फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, क्या हम उसका नाम ऐसे ही राम और श्याम रख देंगे? जी नहीं, हम उसका नाम ऐसे ही राम और श्याम नहीं रख देते हैं। तो फिर कैसे रखते हैं? हम क्या स्टडी करते हैं? अगर हम मैंगो ट्री का नाम रख रहे हैं मैंगिफेरा इंडिका, जो कि उसका बायोलॉजिकल नेम है, तो हमने उसका वो नाम मैंगिफेरा इंडिका कैसे रखा? मैन जिसका नाम है होमो सेपियंस, बायोलॉजिकल नेम उसका होमो सेपियंस है ना। होमो सेपियंस मीन्स अ वाइज मैन। तो हाउ डू वी कम टू नो दैट मैन इज अ वाइज मैन? एक एनिमल किंगडम को जो बिलोंग करता है एनिमल, हाउ हैव यू नेम्ड इट अ वाइज मैन? हाउ हैव यू नेम्ड इट अ होमो सेपियन? उसका कुछ तो रीजन होगा, है ना। तो देखते हैं क्या रीजन हैं। किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चीज नहीं है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम यहाँ पे लिविंग एंटिटीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही नेमिंग पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग एंटिटीज की हमें नेमिंग नहीं पढ़नी है ना। तो जो मैंगो ट्री है उसका नेम मैंगिफेरा इंडिका हमने कैसे रखा? उसका नेम रखने के लिए हमने उसका क्या स्टडी करा? उसका ओरिजिन स्टडी करा, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करा, उसका ओरिजिन स्टडी करा, उसका हैबिटेट स्टडी करा, है ना। ये सब चीजें स्टडी करने के बाद ही वी केम टू द कंक्लूजन कि उसका नाम मैंगिफेरा इंडिका रखा जाए, है ना।
अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लासिफाई करते हैं हम उसको किन किन चीजों में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम उसको एक डोमेन देते हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को असाइन करते हैं, है ना। उसके बाद उसको एक किंगडम में रखा जाता है, फिर उसको एक फाइलम डिनोट करा जाता है ना। उसके बाद उसको एक क्लास दिया जाता है, उसके बाद उसको एक ऑर्डर दिया जाता है ना। फिर उसके बाद हम उसको एक फैमिली असाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक जीनस दिया जाता है और उसके बाद एक उसको स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज इज मोर स्पेसिफिक। ठीक है, किंगडम है तो दैट मीन्स उसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, फाइलम में फिर थोड़े कम हो जाएंगे जो कुछ सिमिलर होंगे, क्लास में और सिमिलर, ऑर्डर में कुछ और सिमिलर। तो जितने ज्यादा सिमिलर होंगे वो उतने ही नीचे होंगे स्पीशीज में, और जितने कम सिमिलैरिटीज होंगी वो सबसे ज्यादा ऊपर डोमेन में। ठीक है, उससे कम किंगडम में, तो ऐसे असाइन होंगे, राइट। तो सिमिलरली हमने प्लांट का नाम रखा एक मैंगो ट्री का, मैंगिफेरा इंडिका। तो ये सारी चीजें उसका पूरा सेल स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन, उसका टिश्यू सिस्टम, उसका ओरिजिन, ठीक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ, इससे तो हमने असाइन कर दिया कि वो किंगडम प्लांटी में आएगा। ठीक है ना। फिर हमने उसका जो हैबिटेट देखा, वो कहाँ ओरिजिन हुआ था उसका, क्योंकि उसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था तो उसको इंडिका हमने असाइन कर दिया। सिमिलरली अब हम एग्जांपल लेते हैं रोज प्लांट का। अब रोज प्लांट का नाम क्या है, रोजा इंडिका, उसकी फैमिली रोजेसी है। ठीक है, लेकिन रोज प्लांट जो है वो एक ट्री नहीं है, लेकिन अगेन मैंगो ट्री तो मैंगो ट्री है, रोज प्लांट तो रोज प्लांट है, वो तो श्रब है, वो तो ट्री नहीं आता उसमें। तो फिर इसका मतलब ये है कि रोजा इंडिका नाम रखा हमने उसके फीचर्स पढ़ के, उस प्लांट के फीचर्स पढ़ के, और मैंगिफेरा इंडिका नाम रखा मैंगो ट्री के, उसके फीचर्स पढ़ के। अब आती है बारी होमो सेपियंस की। अब हमने उसका नाम होमो सेपियन क्यों रखा और उसको एनिमल किंगडम में कैसे रखा। अब मैन का नाम हमने मैंगिफेरा इंडिका क्यों नहीं रख दिया भाई, हम उसका नाम भी जब हमने उसको 2 वर्ड्स का ही रखना है तो वाई ओनली होमो सेपियंस, वाई नॉट मैंगिफेरा इंडिका और वाई नॉट रोजा इंडिका। मैन का नाम हमने होमो सेपियंस ही क्यों रखा। अब होमो सेपियंस इसलिए रखा बिकॉज, और उसको सिर्फ हमने एनिमल किंगडम में क्यों रखा, क्योंकि उसके फीचर्स अलग है ना। अब मैन जो है वो तो ऑटोट्रॉफ नहीं है होता, ठीक है, मैन तो क्या है, मैन तो हेटेरोट्रॉफिक है ना। उसका न्यूट्रिशन तो क्या हम उसमें पढ़ते हैं ना होलोजेनिक न्यूट्रिशन। इसलिए मैन जो है वो मैंगिफेरा इंडिका नहीं हो सकता, वो प्लांट नहीं हो सकता, और जो प्लांट है मैंगिफेरा इंडिका वो होमो सेपियंस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के फीचर्स अलग है, इन दोनों के फीचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब अलग है। उनकी फंक्शंस, फीचर्स सब कुछ पढ़ने के बाद ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसका एक पर्टिकुलर नेम, एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर किंगडम असाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, एक राम है एक श्याम है। ठीक है, अब हमने उन दोनों का नाम रखा, दोनों लड़के हैं। ठीक है, अब अगर हम उसका नाम नहीं रखेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन राम है, राम कैसा है, कौन श्याम है, श्याम कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज arranging the living organisms into a series of groups, genus and subgroup, species. अभी हमने पढ़ा होमो इज जीनस, स्पीशीज इज सेपियंस, मैंगिफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज, रोजा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज, on the basis of their similarities and dissimilarities. As I said, Rosa indica and Mangifera indica both are plants. ठीक है, अब Rosa indica, Mangifera indica, just because they are plants, they belong to the kingdom Plantae. But Homo sapiens and Mangifera indica are placed in 2 different kingdoms.
Why? They could have also been placed in the same kingdom, but they aren't. ठीक है, Mangifera indica belongs to the kingdom Plantae, Homo sapiens belong to the kingdom Animalia. ठीक है, just because इन दोनों में similarities नहीं है, इनमें सिमिलैरिटी एक ही है कि ये दोनों यूकेरियोट्स है, बट बिकॉज इनमें बहुत सारी और डिससिमिलैरिटीज हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट किंगडम. ठीक है, बट रोजा इंडिका और मैंगिफेरा इंडिका दोनों प्लांट्स हैं. आर यू गेटिंग? दोनों ऑटोट्रॉफिक हैं, दोनों they have roots, they are immortile, they are having much more similarities than do the Homo sapiens and Mangifera, these two organisms have. ठीक है, जितनी similarities Mangifera indica और Homo sapiens में है, उससे कहीं ज्यादा similarities Mangifera indica और Rosa indica में है. Rosa indica and Mangifera indica, they both possess much more similarities than do the Mangifera indica and Homo sapiens together do. Are you getting my point? ये दोनों तो Mangifera indica और Homo sapiens तो सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, बट Mangifera indica और Rosa indica, इनमें इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. फंक्शनल सिमिलैरिटीज है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की सिमिलैरिटीज है. दोनों प्लांट्स हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट होमो सेपियंस अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. इट इज हैविंग होलोजेनिक होलोफिटिक न्यूट्रिशन मोड. ओके, नेक्स्ट, in a hierarchical manner. Hierarchical manner मतलब following a hierarchy, छोटे से बड़े, ठीक है, या बड़े से छोटा. एक हिरार्की हम फॉलो करते हैं, जैसे घर में एक छोटा भाई है, उसके बाद बड़ा भाई है, उसके बाद उससे बड़ा भाई है, उसके बाद पापा है ना. अगर जेंट्स मेंबर की हम हिरार्की फॉलो करने पे आए. सिमिलरली ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हिरार्की फॉलो की जाती है सिंपलर ऑर्गेनिज्म से टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो इसमें हिरार्की में हम सबसे पहले जो नीचे रखते हैं, हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स रखते हैं, सिंगल सेलुलर हो गए. ठीक है, और ऊपर जैसे जैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनकी हिरार्की बढ़ती जाएगी. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. ये एक एग्जाम्पल है एनिमल किंगडम से मैन का और प्लांट किंगडम से सनफ्लावर का. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास इसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब दे रखा है. ठीक है, आपको पता है मैन का होमो सेपियंस है. मैन से पहले कौन आए थे? निएंडरथल्स. निएंडरथल्स से पहले कौन था? होमो इरेक्टस. Although they belong to same genus, but they are having different species, which indicate that they both have different DNA. ठीक है, होमो सेपियंस का डीएनए और निएंडरथल्स के डीएनए में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिनसे उनके मेकअप में, उनके फीचर्स में, उनके कैरेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, जिसकी वजह से उनको अलग स्पीशीज में रखा गया है. क्लियर? चले now what is the need for biological classification? हमें क्या जरूरत पड़ी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की? हमें क्या जरूरत पड़ी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने की, उनको इतनी सारे मतलब ऑर्डर्स में, इतने सारे मतलब अलग अलग फीचर्स में, अलग अलग कैटेगरीज में उनको प्लेस करने की? इतना बड़ा वर्ल्ड है, हम क्यों भाई एक एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हायरार्की? कैन एनीवन टेल मी?
चलिए, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था राम और श्याम का। चलो ठीक है, प्लीज डोंट फील अफेंडेड। अगर कोई भी व्यूअर्स में से राम और श्याम है तो प्लीज डोंट फील अफेंडेड, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक राम है, एक श्याम है। अब राम जो है पढ़ने में अच्छा है, श्याम जो है पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है। तो फ्रॉम दिस we can infer that Ram is a studious child, whereas Sham is poor in studies. ठीक है, सिमिलरली एक प्लांट है, ठीक है, उसके जो फीचर्स हैं उनको हम स्टडी करके उसको हम बोल दिए कि ये नीम का प्लांट है, ये थोड़ा कड़वा होता है। दूसरा प्लांट है, उसके हमने फीचर स्टडी करे, उसको हमने बोल दिया कि ये मैंगो ट्री है, इस पे एक आम का फल लगता है, ठीक है, और जो फल मीठा होता है। तो इससे क्या हुआ, अगर अब हमें दो ट्रीज हैं, उन दोनों के नेम्स पता है, उनके फीचर्स पता है, तो हम किसी और को बता सकते हैं कि ये जो ट्री है ये नीम का है, ये कड़वा है, और ये जो है आम का पेड़ है, इस पे जो फल लगता है आम का वो मीठा है। ठीक है, सिमिलरली उनको एक, जैसे कि राम और श्याम को, सिमिलरली इन ट्रीज को भी एक आइडेंटिटी मिल गई। Hence we are able to identify the living organisms. Clear? Have you all understood? चलिए next is to understand the diversity of living organisms. Okay. अब एक जंगल है, जंगल में तो बहुत कुछ है, पेड़ है, जानवर है ना, एनिमल्स भी है और ट्रीज भी है। There are so much plants, so much trees, so many animals. So अब इतने बड़े जंगल को पढ़ने के लिए, इतने बड़े जंगल को स्टडी करने के लिए हमें अगर हमारे पास उनके नेम्स नहीं है, हम उनको कैसे बताएंगे किसी को कि ये जो पेड़ है ये आपको इस लोकेशन पे यहाँ मिलेगा, है ना। Unless until we have assigned a name to some organism, we won't be able to tell the other person or to any party that this particular organism exhibits these features, है ना। And हमें अगर आज नहीं पता होता कि ये वाला जो फ्रूट है ये हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है, या ये वाली जो एल्गी है ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, पॉइजनस है, तो आज की डेट तक हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें ये वाला फल खाना है या ये वाला फल नहीं खाना है ना। अगर हमें हमारे जो प्रिमिटिव मैन था, अगर उसने हमें कभी ये नहीं बताया होता ना कि ये जो फ्रूट है नीम का जो प्लांट है उसके हमारे पास इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आज तक हम जो है कभी ये जान ही नहीं पाते। हम कैसे किसी को बताते कि ये वाला पेड़ है, उसके ऐसे फीचर्स होंगे, हम नहीं बता पाते अगर हमने उसको नाम नहीं दिया होता कि वो नीम का पेड़ है ना। और ना ही हम उसकी एक डाइवर्सिटी जो है ना, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हम उसको कंजर्व करके रख पाते हैं। अब एक जंगल में बहुत सारे हैं, देयर इज सो मच डाइवर्सिटी। आप पढ़ते हो ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो एक डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखने के लिए भी हमारे पास नॉमेनक्लेचर होना, एक क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, to understand and study the features, similarities and dissimilarities between different living organisms. As I said earlier, कि Mangifera indica and Rosica indica, they both belong to the kingdom Plantae, whereas Homo sapiens and Mangifera indica, they both belong to the different kingdoms Animalia and Plantae respectively. Homo sapiens and Mangifera indica, इनको एक अलग किंगडम में रखा था। क्यों रखा था? बिकॉज दे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स, while Mangifera indica and Rosa indica were kept in the same kingdom Plantae, because they exhibit much more similar features. ठीक है ना। तो उन दोनों के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए
और उन दोनों के सिमिलैरिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर करना भी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि ये वाला प्लांट है, इसको इस कैटेगरी में रखना है, हमें नहीं पता होगा ना। जैसे कि रोज जो है वो तो श्रब है, नीम जो है वो तो ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्टडी द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। देखिए, अब जो मैन है, मैन बिलोंग्स टू द हायर ऑर्डर, whereas the simplest organisms are बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हमने लोअर क्लासेस में भी देखा था, जो बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जबकि मैन जो है that is having टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, है ना। सेल से बनता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। तो जो एक सिंगल सेल है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो वो कहाँ आएगी, लोअर हायरार्की। ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्डर, हायर हायरार्की, सबसे ऊपर। मैन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स जो है दे आर आल्सो हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में हम वहां पहुंचेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो तब हम देखते हैं, ठीक है। अभी तक लेट्स हैव अ लुक ऑब्जेक्टिव्स पे। दे हेल्प अस to identify the living organisms as well as to understand the diversity. Next, to understand and study the features, similarities as well as dissimilarities between the different living organisms. Next was to study their origin and evolution. Right? I hope it is clear. Yes. Now, what all are the different types of classification that we pursue to classify these living organisms? What are the different methods? What are the different types of classification available with us? We study artificial system, natural system, and phylogenetic system of the classification. Artificial system. What do you mean by the term artificial? As the name itself suggests, artificial. That means it must have been superficially studied, है ना, सिर्फ ऊपर से ही उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके उसको एक सिस्टम में क्लासिफाई कर दिया होगा, राइट। नेचुरल सिस्टम में हमने कुछ और पढ़ा होगा, दैट मीन्स उसमें हमने और कुछ बहुत ज्यादा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। वी मस्ट हैव स्टडीड इट्स नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, जेनेटिक ये आपको याद रखना है, ठीक है। जेनेटिक सिस्टम जहां आ गया तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि हमने उसमें उसका डीएनए आरएनए, तो यहाँ जब हम उसका डीएनए आरएनए पूरा पढ़ते जाएंगे ना, तो हम पूरा उसके ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे। एवोल्यूशन, कहाँ से लाइफ इवॉल्व हुई, इसमें हम पूरा स्टडी कर लेंगे, क्लियर। But all these systems have their own merits as well as demerits. Artificial system में सबसे पहला मेरिट तो ये था कि हमें फर्स्ट टाइम एक सिस्टम ऐसा मिल गया जिसके थ्रू हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सेकेंड, नेचुरल सिस्टम का मेरिट ये था कि हमने उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को थोड़ा डीपली स्टडी करा, कि उसमें ज्यादा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ज्यादा फंक्शंस को और फीचर्स को कंसिडरेशन में लेकर के उनको डिवाइड कर दिया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो कि हमने उसको डीएनए लेवल पे स्टडी करा, जिससे हमने उसकी ओरिजिन ट्रेस कर ली किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम के अपने डीमेरिट्स हैं। उसके डीमेरिट्स क्या थे? नेचुरली जब हमने कुछ कम फीचर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं रोजा इंडिका और मैग्निफेरा इंडिका का, हमने बस यही देखा कि वो दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैन जो है होमोसेपियन, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो उन दोनों को अलग कर दिया एनिमल में और प्लांट्स में, बस इतना ही देखा और हमने कोई नहीं देखा।
बस इन्हीं बेसिस पे हमने कर दिया। तो दैट मीन्स कि अब इसमें जो बैक्टीरिया है वो भी प्लांट्स के साथ चला गया या एनिमल्स के साथ चला गया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम नॉट कोडिंग एनी किंगडम क्लासिफिकेशन हेयर, बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैंने जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी या तो प्लांट्स में डाल दिया या एनिमल्स में डाल दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स थे वो अलग हो गए और जो डिफरेंट थे वो पास हो गए, सेम किंगडम में आ गए। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था। और नेचुरल सिस्टम में सबसे बड़ा जो डिमेरिट था वो ये था कि जिम्नोस्पर्म्स को उनकी प्लेस नहीं मिली। दे वर रॉन्गली प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स विदाउट कंसिडरिंग देयर डीएनएस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट कब हुई? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? धरती बनी, अर्थ बनी, अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई। जब अर्थ को बनने में इतना टाइम लग गया होगा तो लाइफ इतनी जल्दी तो इवॉल्व हुई नहीं होगी। सबसे पहले तो यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए होंगे। यू नो, वी ऑल नो दैट साइनोबैक्टीरिया आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, है ना? कैसे आए, कैसे आए, अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट सबसे पहले तो साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद अब सीधा हम मैन पे आ गए। इतना जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आ गई होगी, बहुत सारे लिविंग बीइंग्स अर्थ पे आ गए होंगे, है ना? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कब स्टार्ट हुई? करी तो मैन ने होगी, करी तो एनिमल्स ने भी होगी, बट इन देयर ओन लैंग्वेज जो हमें नहीं पता, है ना? सिंपल सी बात है, हम तो इंसान की भाषा जानते हैं, हम इंग्लिश में, हिंदी में, मैंडेरिन में बात कर सकते हैं, लेकिन हम एनिमल्स की लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता ना कि वो किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो सब डॉग्स एक जैसे हैं, सब काउज एक जैसी है, सब बफलोज एक जैसे हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कब, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रिमिटिव मैन ने करी होगी। तो उसने कैसे कर दिया होगा? खुला आसमान था, ठीक है, बीच जंगल के वो रहता था, ना वो घर था उसके पास, हंटिंग गैदरिंग वो करता था, तो घर भी नहीं थे उस टाइम पे, तो कैसे उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किताबें तो उसके पास रही नहीं होंगी पढ़ने के लिए जहाँ पे उसने सब कुछ कोड कर करके रखा होगा, लिख लिख के रखा होगा कि ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये गुलाब का फूल का पौधा है ना? तो उसने कैसे कर दिया होगा? उसके लिए सिंपल इंस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन रही होगी। जैसे उसने देखा, डिफरेंसेस देखे, उसने क्लासिफाई कर दिया होगा, है ना? कि नीम का पेड़ है, उसने खा करके देखा होगा, अरे इसके पत्ते तो कड़वे हैं, ये कड़वे वाला पेड़ है, इस पेड़ से मुझे फल फूल मिल रहे हैं, तो ये खाने वाली चीजें मुझे दे रहा है, तो इसको उसने अलग कैटेगरी में डाल दिया होगा। आम का पेड़, सेब का पेड़, केले का पेड़ उसने अलग में डाल दिए होंगे, दैट दे गिव अस एडिबल फ्रूट्स, ठीक है, एडिबल प्लांट्स, दे आर एडिबल प्लांट्स, ठीक है। तीसरा, अब ये कॉटन है, इससे मुझे कपड़े मिल सकते हैं, ये वुड है, ये मुझे घर के लिए वुड दे सकता है ये ट्री, तो उसको उसने अलग कैटेगरी में रख दिया होगा। तो based on the need to use organisms, he must have classified the plants, ठीक है। उसने तो एनिमल्स को भी ऐसे ही मतलब आइडेंटिफाई करा होगा कि ये वाले एनिमल की तो मैं स्किन से ये बना सकता हूँ, है ना, ऑर्नामेंट्स बना सकता हूँ हाथी के दांत से। एनिमल, शेर की स्किन, इसकी खाल की चमड़ी से मैं अपने लिए कपड़े बना सकता हूँ, है ना? देखते थे ना वो पुरानी, वो टार्जन जैसी मूवीज में, ऐसे ही उन्होंने छोटे छोटे वो कपड़े पहन रखे होते थे लेदर के। तो उसने डिपेंडिंग ऑन द यूजेस हाउ ही कैन यूज द स्किन ऑफ एन एनिमल और हाउ ही कैन यूज द फ्रूट ऑफ अ प्लांट, ही मस्ट हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो मतलब अपने मतलब के बेसिस पे उसने प्लांट्स को या एनिमल्स को क्लासिफाई करा होगा, तो विच वॉज अनसाइंटिफिक, ठीक है। कुछ भी साइंटिफिक मेथड उसने फॉलो नहीं करा होगा। देन हु बिगेन द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट? अरिस्टोटल,
Aristotle, sir, was the first to have made the scientific attempt of classifying the living organisms. So how did Aristotle classify the living organisms? Let's have a look. स्लाइड में आप देख सकते हैं एरिस्टोटल सर की पिक्चर है जिसपे ये लिखा है नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सही लिखा है ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहे वो। नोइंग योरसेल्फ, अरे भाई हमें जब अपने बारे में ही नहीं पता तो हम किसी के बारे में मतलब क्या बता सकते हैं? अब मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बॉडी है, मुझे अपनी ही बॉडी के बारे में नहीं पता कि मेरे अंदर एक लिवर है, एक हार्ट है, ठीक है, 2 लंग्स है, 2 किडनीज है जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना? तो मेरे को क्या पता, मुझे क्या लेना देना, और मैं तो फिर किसी और के बारे में बता ही नहीं सकती ना। फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट है, मेरे में कितने चैम्बर का हार्ट है, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे अंदर 4 चैम्बर का हार्ट है, तो मुझे क्या लेना देना कि फिशेस के अंदर क्या है। पहले तो मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई कल को पता चले कि मेरा खुद का हार्ट बंद हो रहा है, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज आने वाली है और मैं उठा करके वहाँ पे फिशेस पढ़ने बैठ रही हूँ और वो पढ़ते पढ़ते ही मेरा तो ब्लॉकेज हो गया, मैं मर गई। सबसे पहले तो खुद के बारे में ही पता होना चाहिए, राइट? क्लियर है ना? तो वैसे तो उन्होंने क्रिटिकल एस्पेक्ट से भी ये बात कही थी, ठीक है, बिकॉज इनका एक पॉलिटिकल फिलोसफी में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी इनको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट यहाँ हम इसे अपनी बायोलॉजी से रिलेट करके चलेंगे कि जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमें ह्यूमन बींग्स को अपने बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि हाउ डिड ही क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन साइंटिफिक बेसिस। सो Aristotle classified the plants on their structure. देख सकते हो कैसे उन्होंने क्लासिफाई करा? ही डिवाइडेड द प्लांट्स among herbs, shrubs, trees. उन्होंने प्लांट्स को जी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज जानते हो ना? हर्ब्स क्या होते हैं? धनिया, पुदीना, है ना? नहीं जानते हो तो देख लो, यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको दिख जाएंगे थोड़े धनिया पुदीना टाइप। रुको अभी आपको मैं दिखाई देती हूँ। ये देखिए जी, कुछ हर्ब्स के प्लांट्स हैं, धनिया है, पुदीना है, ठीक है ना, ऑरिगेनो है, आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं ना ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा में डाल डाल के, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ऑरिगेनो। एनिमल्स, चलो एनिमल्स तो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर दी। So how did he classify the animals? He classified the animals on the basis of RBCs, presence of RBCs in the animals. Are you getting? Now, what do you mean by the term anemia and anemia? Anemia की डिजीज होती है ना? When does anemia occur? Can anyone comment below? चलिए बाद में देखते हैं। आरबीसीज जो होते हैं जब हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन पता है ना, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन जब हमारी बॉडी में ब्लड में कम हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो पर्सन जो है एनीमिक है, ठीक है, एनीमिक। तो यहाँ पे टर्म है एनाइमा एंड ईनाइमा। ए मीन्स डिवॉइड ऑफ समथिंग एंड नाइमा हियर इज RBCs, that is devoid of RBCs. Animals which do not have RBCs, he characterized them as anemic. Anemic animals कौन कौन से होंगे? Invertebrates. Similarly, enema, E means possessing, which have Naima, RBCs. Animals which possessed RBCs were categorized as anemic. Now, who are anemic and who are anemic? Anemic, कभी घर में आपने स्पाइडर मारा है?
या कभी घर में कभी कोई भी फ्लाई मारी है? चले, जब हम स्पाइडर मारते हैं तो हमारे हाथ खून से लाल नहीं होते हैं, है ना? जब हम अर्थवर्म मारते हैं तो हमारे हाथ खून से लाल नहीं होते। बट 7 खून माफ, हम 7 लोगों का कत्ल कर दे तो हमारे हाथ अगर खून से ना भी रंगे हो ना, सपोज करो हमने दूर से ही शूट कर दिया, तब भी लोग कहेंगे भी इसके हाथ तो खून से रंगे हैं। वाई? लाल खून था उसका भाई, है ना? तो हमारे हाथ लाल हो गए खून से। ठीक है, जब हम किसी इंसान को मार देते हैं, या इंसान को नहीं भाई, आप बंदर को भी मार दो, किसी मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल को भी मार देते तो हमारे हाथ खून से लाल ही होंगे। तो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, शार्क, क्रिटेशियंस, ठीक है, अगर हम उन्हें मार देते हैं तो हमारे हाथ खून से भाई लाल हो जाते हैं। ठीक है, 7 खून हो गए। अगर हमने 7 लोगों को या 7 जानवरों को भी मार दिया ना तो 7 खून होगा, 7 खून माफ नहीं होते, 7 हो जाएंगे। अगर 8वां खून कर दिया तो माफ नहीं है, 6 कर दिया तो भी माफ नहीं है। क्लियर? चलिए, तो एनाइमा इज animals which do not have RBCs and enaima means animals which have RBCs. Now, enaima में तो बहुत सारे के सारे invertebrates आ गए। What do you mean by the term invertebrates? देखिए भाई, बायोलॉजी है तो आपको टर्मिनोलॉजी बायो की ना आनी चाहिए। If you are very well familiar with the terminology ना, you will be able to reach the options even when you are not sure about it. ठीक है, अबाउट द आंसर इन योर MCQs। ठीक है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि MCQs में यू आर नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट ऑप्शन, बट यू डू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म दैट हैज बीन पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन योर स्टेटमेंट, तो यू विल बी एबल टू रीच द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आती है ना, इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, यू विल बी समहाउ एबल टू रीच द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कंपैरिजन के थ्रू ही थी, लेकिन आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे इफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द टर्मिनोलॉजी। तो आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए बायोलॉजी पढ़ते हुए। क्लियर? सो लेट्स वंस अगेन हैव अ लुक एट द एनाइमा एंड enaima animals. Enaima are those which are devoid of RBCs and enaima are those which have RBCs. तो enaima एग्जाम्पल्स आर इनवर्टिब्रेट्स, अभी हमने पीछे देखे थे, जितने भी वर्टिब्रल कॉलम जिसमें नहीं होता ना, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने सेकंड स्लाइड में देखा था कि जो मैन है ना, उसको कॉर्डेटा क्लास में रखा गया। तो मतलब क्या है जी उसका, सॉरी, कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया। कॉर्डेटा फाइलम में क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है ना? वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रे है ना, वर्टिब्रे से ही वर्टिब्रे कॉलम बनता है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम ही जो होता है ना, वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। enaima जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमंस में तो है ना वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स में इसमें अगेन आगे 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई। एक हो गए ओविपेरस, दूसरे हो गए विविपेरस। नाउ अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओविपेरस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विविपेरस? ओविपेरस, ओवी टर्म आती है ओवम से। ओवम, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओवम? प्लांट्स में हम पढ़ते ना ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन, याद आया? हाँ जी, तो बस ओव्यूल होता है ना प्लांट्स में, और एनिमल्स में ओवरीज में क्या रिलीज होता है? ओवम मीन्स एग लेइंग एनिमल्स, वो क्या होंगे? विविपेरस which give birth to young ones। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, पैरेट, स्पैरो, बर्ड क्या देते हैं? दे ले एग्स, दे डोंट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे ले एग्स। एग्स जो होते हैं हैच होते हैं, फिर उनमें से उनका यंग वन निकलता है ना। अब स्पैरो है, स्पैरो ने तो अंडा दे दिया घोंसले में, नेस्ट में अंडे दे दिए ना,
उसने एग्स ले कर दिए नेस्ट में, और फिर वो एग्स के ऊपर बैठेगी, एग्स हैच होंगे तो फिर उसमें से छोटी छोटी स्पैरोज निकलेंगी और बाद में वो उड़ जाएंगी, है ना, उड़ जाएंगी तो फिर वो आजाद है अपने आसमान में। बट इंसान आजाद कभी नहीं होता, है ना। वी आर बॉर्न, हम लोगों का बर्थ होता है ना। एनिमल्स, मंकी, उनके भी छोटे एनिमल्स ही आएंगे, ठीक है, ऑल मैमल्स। क्लियर? चलिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ओविपेरस आर egg laying animals and viviparous are those which give birth to their young ones. Clear? चलिए, I hope you all are getting. एरिस्टोटल सर के ना एक डिसाइपल थे थियोफ्रास्टस, ठीक है। उन्होंने एरिस्टोटल सर की ही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बहुत सारे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 500 प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया और उन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश कर दिया, जिसका नाम, पब्लिश ने खुद लिखा था उस टाइम पे, भाई बुक्स तो बाद में पब्लिश हुई, उन्होंने खुद लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की बुक में उन्होंने लिखा और अपने ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 500 के करीब उन्होंने प्लांट्स के बारे में उन्होंने उसमें बता दिया। यू वोंट बिलीव कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना करके मतलब प्लांट्स को उस टाइम पे डिस्क्राइब करा। 500 प्लांट स्पीशीज सब उन्होंने क्लासिफाई करके उसमें डाल दिया। तो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। आप याद रखिएगा, अरिस्टोटल जो है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड थियोफ्रास्टस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक है। तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इनके बारे में ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इनकी 2 बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन दोनों के नाम प्लीज याद रख लीजिएगा, ज्यादा इनको कुछ नहीं करना है, बस इनका इतना इंफॉर्मेशन इनके बारे में काफी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आप इन 2 बुक्स को, हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, अदरवाइज भी ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, कभी फ्री हो तो लोग पढ़ लें, बट अदरवाइज आपके सिलेबस में इतना ही है कि इन दोनों के नेम्स एंड थियोफ्रास्टस एज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर? चलिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास किन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल टाइप का है, नेचुरल है और फाइलोजेनेटिक है। बट अब हमने उनको और कितनी तरह में डिविजन दी है ना, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हमारे पास जो अभी तक तो हमने टाइप्स पढ़ी थी, अब हमारे पास आगे है डिविजन, ठीक है। पहली जो डिविजन थी वो लीनियर सिस्टम है, ठीक है। पहली जो डिविजन है हमारे पास लीनियर सिस्टम है, 1735 में आई। दूसरी है ईगल, 1866 में आई। तीसरी है कोपलैंड सर की 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1938 में आई। विटेकर सर की सबसे इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, बस वो यही तक है, ठीक है। हमें बस यहीं तक पढ़नी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। आगे 6 किंगडम और 7 किंगडम हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो अब भी जस्ट आई है, तो हमें अभी नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है और 5 किंगडम विटेकर सर की, ठीक है। सर कार्ल लिनियस से, उसके बाद उसमें कुछ लूप होल्स आए। हमने पहले भी डिस्कस करा था कि भाई ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 ही किंगडम्स में सब कुछ, सारी दुनिया रख दी प्लांटियर एनिमिलिया में ही, है ना। तो कुछ लूप होल्स तो दिखेंगे ही। उसके बाद उन्होंने अर्नस्ट एंड हेगल आए, उन्होंने एक किंगडम प्रोटेस्टा इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद कोपलैंड सर आए, उन्होंने इसमें कुछ लूप होल्स देखे, उन्होंने इसमें एक और किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर विटेकर सर आए, उन्होंने भाई उनको इससे भी कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने किंगडम पंजाई इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई। क्लियर? हैव यू ऑल गॉट इट? चलिए,
चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं. क्विक आंसर्स फ्रॉम यू प्लीज. जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी. अभी थोड़ी देर पहले आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू गाइस. प्लीज. फादर ऑफ बॉटनी. हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ये अभी शायद अभी नहीं डिस्कस करा, बट आई गेस हमने पिछले लेसन में करा था फर्स्ट चैप्टर में. चलिए जल्दी से बताइए. दोज हु नो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड दोज हु डोंट प्लीज गूगल इट फॉर नाउ. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ ही लेंगे. टू किंगडम क्लासिफिकेशन जस्ट अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है. हु गिव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन? यस. नेक्स्ट, हु गिव द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए. जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. Four kingdom classification was given by. Yes, who gave the four kingdom classification? Please be quick. Next is organisms which lack RBCs are categorized as. Very easy. Please write. Systema Naturae. Who wrote the book Systema Naturae? Those who know, please write it in the comment section, and those who don't, please Google it for now. Inquiry into Plants was written by. Yes, who wrote the book Inquiry into Plants? Next is, which type of classification is based on the evolutionary sequence? Yes, which type of classification? Type. Which type is asked here? Please, ध्यान रखिए. Type has been asked, not the division. आपको टाइप लिखना है, डिविजन नहीं. तो कौन सी टाइप थी? प्लीज लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी. Two kingdom classification. So, who gave the two kingdom classification? Carl Linnaeus. Carl Linnaeus was the one who proposed the two kingdom classification. ठीक है, चलिए देखते हैं. Carl Linnaeus ने two kingdoms में सारी living beings को डिवाइड कर दिया. चलिए देखते हैं. Actually में Carl Linnaeus ने क्या कहा था? He said that everything on this earth can be grouped into थ्री ग्रुप्स में उन्होंने पूरी धरती को डिवाइड कर दिया. अब धरती में क्या क्या था जी? नॉन लिविंग भी है और लिविंग थिंग्स भी हैं. तो ही गेव थ्री डिविजन्स. वन वाज मिनरल्स, अदर वाज प्लांट्स एंड द अदर वाज एनिमल्स. ही grouped everything on this earth into three minerals which are non-living entities. प्लांटी जिसको वेजिटेबली नाम भी दिया गया था, एंड एनिमलिया जिसमें सारे एनिमल्स उन्होंने ग्रुप कर दिए. तो मिनरल्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आवर फोकस विल बी ऑन द लिविंग बीइंग्स ओनली. ओके, तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स पे रहेगा. तो हम लोग सिर्फ लिविंग बीइंग्स की क्लासिफिकेशन ही स्टडी करेंगे, इग्नोरिंग द मिनरल्स पार्ट. वो हमारा पार्ट नहीं है जी, वो ज्योग्राफी वाले पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. अब लिविंग बीइंग्स को उन्होंने जी दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स में और एनिमल्स में. सारे के सारे लिविंग बीइंग्स को जी दो किंगडम में ही दो ही ऑप्शन रखे, प्लांट्स और एनिमल्स. ऐसे कैसे भाई? ये तो बहुत दिक्कत हो गई. प्लांट्स में और एनिमल्स में ही आपने पूरा लिविंग वर्ल्ड डिवाइड कर दिया सर, है ना? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया आपने. अभी लिविंग बीइंग्स सिर्फ दो ही तरह के हैं. चलिए, अब उन्होंने करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा, है ना? चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कंसिडर करके लिविंग बीइंग्स को सिर्फ दो किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया. आपको याद है हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सुपरफिशियल, विच इज सुपरफिशियल मतलब बाहर से ही देख करके हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, तो इसमें भी वही अप्लाई होगा, है ना? तो कार्ल लिनियस सर ने कहाँ से जी क्या क्या देखा उन्होंने ऑर्गेनिजम्स में? पहले तो जी उन्होंने उनका स्ट्रक्चर स्टडी करा. ठीक है, स्ट्रक्चर ये अगर प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड करा तो स्ट्रक्चर में तो ये देखा होगा कि ये तो मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है और ये फ्लेक्सिबल है ना? ये सब देखा होगा कि ये तो घूम फिर सकते हैं, ये तो घूम नहीं सकते हैं. ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. ये सब चीजें नोटिस करी होंगी ना. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो जी उन्होंने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कि ये प्लांट में जाएगा और एनिमल में जाएगा.
फिर उसके फंक्शंस देखे, फंक्शंस प्लांट्स में, डू प्लांट्स लोकोमोट, डू दे मूव, आर प्लांट्स मोटाइल और इमोटाइल? They are immotile, they are fixed, they are rooted in the soil, they do not move. अभी आप थोड़ी देर पहले अभी टीवी पे रामायण टेलीकास्ट हुई थी ना, तो उसमें रामायण में बहुत बार आता था चर अचर नाम के जीव होते हैं, है ना? तो चर मीन्स विच आर मोटाइल, अचर मीन्स विच आर इमोटाइल, दोज हु कांट मूव। तो जो कांट मूव वाले हैं वो प्लांट्स आएंगे, एंड जो कैन मूव वाले हैं दे विल गो टू द किंगडम एनिमलिया। नेक्स्ट वॉज रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आप प्लांट्स को थप्पड़ मारते हो तो प्लांट्स क्या आपके थप्पड़ के डर से भाग जाते हैं? कोई भी नहीं भागते हैं। लेकिन आप किसी इंसान को थप्पड़ लगाइए जाकर के, तो वो आपको रिएक्शन देगा या नहीं? ही विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ही विल रिस्पॉन्ड टू योर स्लैप, ही विल रिस्पॉन्ड टू योर स्टिमुलस विच यू हैव गिवन, है ना? तो आपने अगर उसको एक थप्पड़ लगाया है तो वो आपको हो सकता है आगे से 2 लगाए। भाई गांधी जी का जमाना तो रहा नहीं कि अगर आपने एक थप्पड़ खाया तो दूसरा गाल भी आगे कर देगा। चलो दूसरा भी करेगा, कुछ तो स्टिमुलस मतलब रिस्पॉन्ड करेगा ना वो, या तो दूसरा गाल आगे देगा या आपको आगे से 2 थप्पड़ लगा देगा, है ना? मतलब चुप तो नहीं बैठेगा प्लांट्स की तरह, है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स फॉलो विच टाइप ऑफ मोड? दे आर ऑटोट्रॉफिक, मैन इज होलोजोइक, है ना? कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम? कंडक्ट यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रही है या हीट कंडक्ट हो रही है? नहीं, कुछ तो है। व्हाट इज बीइंग कंडक्टेड इन अस, हमारे बीच में? इम्पल्सेस कहाँ से कैसे कंडक्ट होती है? नर्वस सिस्टम। तो किसमें है? प्लांट्स में या एनिमल्स में? एनिमल्स में है। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना? सेल वॉल किसमें है? प्लांट्स में। किसमें नहीं है? एनिमल्स में। सेल वॉल क्या होती है जी? सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट्स। एनिमल्स तो रिजिड नहीं होते ना, अगर एनिमल्स रिजिड होते तो वो भी एक जगह फिक्स्ड ही होते। यू नो वन थिंग, जो जितना ज्यादा रिजिड होता है वो उतना ज्यादा ब्रिटल भी होता है। समझ आया? आपने कभी सुना है? चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। जो फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वही बच पाता है, जो जितना ज्यादा रिजिड होता है वो टूट जाता है। अब कांच है, रिजिड तो बहुत होता है लेकिन टूट जाता है ना? प्लांट्स रिजिड होते हैं, आप उनको तोड़ सकते हो? यस, यू कैन ब्रेक देम। लकड़ी है, रिजिड है लेकिन टूट जाती है। आप लोग रिजिड हो? बिल्कुल नहीं हो। लेकिन आपको कोई थप्पड़ मारे, हड्डी तोड़े, वैसे अगर तोड़े तो टूट जाएगी, बट ऐसे अगर हल्का फुल्का जोर लगाओ तो नहीं टूटेगी, बिकॉज यू आर फ्लेक्सिबल इनफ। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। सिमिलरली हमारे व्यूज भी अगर फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तभी हम दुनिया को मतलब विथस्टैंड कर सकते हैं। वी शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। अगर हम मतलब जो इंसान रिजिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेनेटिक बोलते हैं, है ना? तो हमारे विचार भी रिजिड नहीं होने चाहिए। दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, वी शुड बी एबल टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हमारे में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेरिट्स देखते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या थे? मेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, चलिए कार्ल लिनियस सर है ना, इन्होंने टेक्सोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दिया कि दैट ही इंट्रोड्यूस्ड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो he is therefore also known as the father of taxonomy। अभी पिछली स्लाइड में पूछा था ना मैंने, who is father of taxonomy, तो वो कार्ल लिनियस ही है। ठीक है, तो इनके सिस्टम के थ्रू ना हमें ऑर्गेनिजम्स को बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू हमने उनको नाम असाइन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वाज कि प्लांट्स और एनिमल्स को हमने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे डिफरेंशिएट करने में शुरू कर दिया। क्लियर? नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स? अब यार
बच्चों देखो, अब सारे के सारे लिविंग वर्ड्स को, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने दो किंगडम में साइन कर दिया, तो कंफ्यूजन तो बहुत होगी ना। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है। अब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स तो आपने दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिए, तो इससे क्या हुआ, जो किंगडम प्लांटी था ना, अब उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ गए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ गए। इससे तो भाई बड़ी दिक्कत हो गई अब, है ना। जस्ट बिकॉज कि इसमें हमें अब ना एवोल्यूशनरी ट्रेट्स जो थे प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको ट्रेस करने में बहुत दिक्कत हो गई, बहुत इश्यूज अराइज हुए। दूसरा, हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इकट्ठे क्लब कर दिया, ठीक है। तीसरा, हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे क्लब कर दिया, है ना, बिकॉज दो किंगडम थे। तो दो किंगडम में अब देखिए प्लांटी में उन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया सब डाल दिए, ठीक है। यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम वगैरह ये सब आ गए प्लांटी में। अब इनमें तो कुछ एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं और कुछ प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं, तो ये तो इशू आ गया अभी यहाँ पे, है ना। तो अब इसमें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं सिस्टम में, है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं इन लूप होल को प्लग कौन करता है। चलिए ये देख लीजिए जी, एक चार्ट है आपके सामने जिसपे कार्ल लिनियस सर ने जिन बेसिस पे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में सारे डिविजन्स करी थी वो यहाँ पे दे रखी हैं। लोकोमोशन जो प्लांट्स में एब्सेंट है लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट, प्रेजेंट इन एनिमल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड सेप्रोफिटिक इन प्लांट्स, इंजेक्शन इन एनिमल्स होलोजोइक होते हैं। कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एब्सेंट अमंग प्लांट्स, प्रेजेंट अमंग एनिमल्स। सेल वॉल present among plants and absent in animals. Organisms covered in the kingdom Plantae: bacteria, algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. Angiosperms और gymnosperms को हम एक कैटेगरी स्पर्मेटोफाइटा में भी डाल देते हैं, ठीक है ना। एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्रोटोजोन्स, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में आ गए। क्लियर? चलिए ये देखिए भी सिस्टम ऑफ नेचर, सिस्टेमा नेचुरे। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन पुट करा था ना विद आंसर्स में, हु रोट द बुक सिस्टेमा नेचुरे। तो सिस्टेमा नेचुरे कार्ल लिनियस सर ने ही लिखी थी। ये देखिए सर, बच्चों ये देखो सर ने कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ करे थे। ये सर सारी बुक सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ड्राइंग्स बना बना करके उनकी क्लासिफिकेशन कर करके ये सारी सर ने खुद लिखी थी, कार्ल लिनियस सर ने। इफ टुडे एनी ऑफ यू इज आस्क्ड टू ड्रॉ योर प्रैक्टिकल बुक ना, तो आप यू विल आस्क सम ऑफ योर फ्रेंड्स और योर एल्डर सिस्टर और योर एल्डर ब्रदर्स टू ड्रॉ इट फॉर यू, ठीक है। आप लोग खुद नहीं बना पाओगे इतनी अच्छी। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी और से ही बनवाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू चिल्ड्रन हु गेट इट ड्रॉन बाय देमसेल्व्स, ठीक है, जो अपनी प्रैक्टिकल बुक्स भी खुद बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों की तो ड्राइंग्स भी बहुत अच्छी होती है, बट बहुत सारों की तो ड्राइंग्स भी मतलब बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, है ना। तो ये देखो सर ने खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके बनाई हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी ड्राइंग्स है। आप बना सकते हैं इतनी अच्छी ड्राइंग्स, इतने अच्छे नोट्स लिख सकते हो। हम लोग तो लिख ही नहीं सकते भाई, कितनी अच्छी अच्छी उन लोगों ने बना रखी है ना। ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने कितना टाइम दे करके कितने अच्छे से नेचर को स्टडी करा होगा, एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करा होगा। ये देखो उन्होंने मतलब उनका पूरा का पूरा एनाटॉमी तक उन्होंने स्टडी करी होगी, तो उन्होंने इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई होंगी कि अंदर का पूरा स्केलेटन तक बना रखा है ना। वरना हम लोग तो बना ही नहीं सकते। हम लोग किसी को बोल दिया जाए ना, हम में से किसी को कि मशरूम का भी डायग्राम बना लो, तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, है ना। देखो नाउ इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हमने देखा भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन में तो बहुत सारे लूप होल्स थे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इकट्ठे आ गए, है ना। अब अलग अलग तो करने पड़ेंगे, तो अर्नस्ट हैकेल सर आते हैं 1866 में, वो एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करते हैं, ठीक है। He
introduced a new kingdom called Protista to accommodate the organisms which exhibited the characters which were similar to both plants as well as animals. Okay. Such as algae, fungi, protozoans and bacteria. ठीक है. अब इनकी जो क्लासिफिकेशन थी that was based on the morphological complexities and tissue system, division of labor and mode of nutrition. देखिए हमने किन बेसिस पे कहा था कि प्लांटी और एनिमेलिया में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, सेलुलर बेसिस पे. ठीक है, जो मल्टीसेलुलर है तो उनमें टिश्यू सिस्टम भी होगा, टिश्यूज हो गए ना, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज, तो मल्टीसेलुलर में तो टिश्यू सिस्टम हो जाएगा. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो अलग चाहिए, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे प्लेस कर रहे हैं. तो जी इन्होंने कहा चलो हम यूनिसेलुलर को अलग राज्य दे देते हैं, उनको एक हमने अलग राज्य दे दिया, प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के बारे में आप सब बच्चों एक चीज याद रखना कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है कि लास्ट किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक उसमें ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि आप एक्सेप्शनल होंगे. ठीक है, जो किसी भी किंगडम में नहीं डाल सकते हो ना, उसको उठा करके जी आप प्रोटिस्टा में डाल दो. जिसमें भी आपको लगता है ना कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, वो तो जो ना तो एनिमल में जा सकती है ना प्लांट्स में गई, उसको हमने यहाँ पे प्रोटिस्टा पे डाल दिया. एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये आप देखोगे अभी तो जस्ट शुरू हुआ है 3 किंगडम. जो 2 किंगडम के लूप होल्स है ना उसको हमने प्लग कर दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे करके कि इसमें जी आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे डाल दो. तो सबसे बड़ा इसका मेरिट क्या है कि सबसे पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग दुनिया, उनको एक अलग राज्य मिल गया. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिविंग वर्ल्ड. उनको एक अलग पहचान मिली, अपना एक अलग राज्य मिल गया प्रोटिस्टा. अब यहाँ पे तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का राज रहेगा, प्लांट्स और एनिमल्स की नहीं चलेगी. ठीक है, more characters were taken into consideration. That means कि पहले तो हमने सिर्फ सुपरफिशियली कैरेक्टर्स देख करके प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया. अब हमने उनका टिश्यू सिस्टम भी देखा, डिविजन ऑफ लेबर भी देखा, उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने पहले भी देखा था, फोटोसिंथेसिस करते हैं और दूसरे नहीं करते हैं, हेटेरोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ्स में डाल दिया. अब हमने ज़्यादा डीपली उसको स्टडी करा तो हमने उसको प्रोटिस्टा में भी डालना शुरू कर दिया. अब प्लांट्स में तो सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे. ठीक है, बाकी सेप्रोफिटिक इधर आ जाएंगे. ठीक है, डीमेरिट्स. अब यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स तो आ गए, बट अब इसमें ए न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड दोनों आ गए इसमें यूनिसेलुलर में. अब ये इसका अलग से डीमेरिट हो गया. अब प्रोटिस्टा आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तो दे दिया, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे तो कितनी तरह के होते हैं, है ना. अब यहाँ से अब आप देखोगे कि एक नई शुरुआत स्टार्ट होगी जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे. अब बात हो गई है न्यूक्लियस की, देख रहे हो आप, अब बात न्यूक्लियस पे आ गई. पहले बात न्यूक्लियस पे नहीं थी, पहले बात सेल पे थी. सेल्स पे सेलुलर स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को लेकर के ही हम बात कर रहे थे. यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीपल सेल्स, टिश्यूज की बात हो रही थी. अब बात न्यूक्लियस पे आ गई, मतलब अब और डिटेल्स में जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब बात जब न्यूक्लियस पे पहुंच जाए ना तो समझ लो कि बात प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे आ रही है. ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे हम कब पहुंचेंगे, जब हम किसी सेल को स्टडी कर रहे होंगे और अब जब हम उसके सेल के ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना शुरू कर देंगे ना तब हम न्यूक्लियस पे पहुंच जाएंगे. और न्यूक्लियस तक हम कब पहुंचेंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाएगा. आपने जब सेल का डायग्राम लोअर क्लासेस में बनाना स्टार्ट करा था तो यू स्टार्टेड विद द सिंपल सेल, है ना. एनिमल सेल से तो स्टार्ट करा था ना, प्लांट सेल तो आपने बाद में पढ़ा. तो जब हमने सिंपल सेल पढ़ा तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, एक न्यूक्लियस पढ़ लिया. लेकिन फिर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई ना तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा सेल को, तो फिर हमें दिखा अरे जी इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें तो राइबोसोम्स भी है,
इसमें तो न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस में फिर अब बात आ गई डीएनए पे, ठीक है ना। हर बात की जड़ तक जाना है तो डीएनए मैच तो करवाना पड़ेगा सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो करवानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप सब। चलिए ये एक चार्ट है, इसमें वही सब चीजें हैं जो भी हमने पीछे डिस्कस करी है। टिश्यू सिस्टम प्रोटिस्टा में नहीं होता, उसमें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, प्लांटे और एनिमेलिया में प्रेजेंट है। मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें तो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स डाले थे हमने प्रोटिस्टा में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को, हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमेलिया में रख दिया था, ठीक है। डिविजन ऑफ लेबर अगेन एब्सेंट इन प्रोटिस्टा, प्रेजेंट अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें बहुत तरह का है, ठीक है, इसमें बहुत तरह का है, सेप्रोफाइट है, होलोजोइक है, इंजेक्शन है, बहुत कुछ है इसमें, अब्जॉर्प्शन है, बहुत कुछ है, ठीक है। इस प्लांट्स में तो ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमल्स होलोफेजिक हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कवर्ड अमंग प्रोटिस्टा, एल्गी, माइक्रो मैक्रो बोथ, फंजाई अगेन माइक्रो मैक्रो बोथ, प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Animalia, both invertebrate as well as vertebrate. Clear? चलिए जल्दी से देख लीजिए इसको। अब आते हैं कोपलैंड सर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी हमें जी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बोला ऐसे तरीके से सर आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को प्रोटिस्टा में डाल दिया, नहीं सर वो तो नहीं चलेगा। अब प्रोकैरियोट्स कहते हैं जी हमें तो अलग राज्य चाहिए, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है, हमें तो अलग घर दो, हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, किंगडम में हमें अलग चाहिए, ठीक है। बिकॉज हमारे यहाँ डिमांड्स अलग है तो हमारा स्ट्रक्चर भी अलग है। यहाँ पे होता है आजकल क्या है, यही होता है ना, अलग रेस है तो जी अलग राज्य चाहिए हमें, है ना, बस वैसे ही है। मोनेरन्स कहते हैं जी हम तो यूनिसेलुलर है, हमारा न्यूक्लियस जो है वो आपके न्यूक्लियस से डिफरेंट है, वी आर नॉट हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एज यू डू हैव, ठीक है, तो हमें तो अलग चाहिए, हमें तो सेपरेट कर दो। तो कोपलैंड सर ने कहा जी ठीक है, मोनेरन्स को यूनिसेलुलर है, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, दे आर प्रोकैरियोट्स बिकॉज उनके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो उनको अलग कर दिया। और बाकी प्रोटिस्ट को जो कि यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट थे उनको अलग उसमें प्रोटिस्टा में ही रहने दिया। फिर प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने क्या करा, प्लांट किंगडम को किंगडम मेटाफाइटा कर दिया और एनिमेलिया को किंगडम मेटाजोआ कर दिया, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा था कि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है, इट इज वेरी इजी। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो यू शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स अगेन नॉट हैविंग, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटा देयरफॉर मीन्स नॉट हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा ना ऐसे ही सर्कुलर पड़ा होगा वहां पे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर सर्कुलर शेप होगा। और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस, कैरियन, कैरियन मीन्स यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ, मेटा मीन्स लार्ज, फाइटा मीन्स प्लांट, तो लार्जर ऑर्डर के प्लांट्स, ठीक है। मेटाजोआ लार्जर, जोआ एनिमल्स, तो लार्ज ऑर्डर के एनिमल्स, ठीक है। तो इनके पास हमारे कौन कौन से किंगडम्स आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। क्लियर? अभी आपको बस यही याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। उसमें 78, उसमें 88 राइबोसोम्स, ठीक है। उसमें नॉट हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, उसमें ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किंगडम
Monera comprised of acellular organisms having no true nucleus, as I said earlier. ठीक है, अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में अगेन एक और लूप होल था, क्या? फंजाई. Fungi were included in kingdom Plantae despite being heterotrophic and having chitinous cell wall. सेल वॉल किसमें होती है? प्लांट्स में. अब सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे. तो पॉलीसेकेराइड्स में पॉलीसेकेराइड होता है सेल्यूलोज, विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है. ठीक है, लेकिन फंगस जो होती है ना, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं होती है, वो काइटिन की होती है. क्लियर? बट स्टिल दे वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी. ये इसका अगेन बहुत बड़ा लूप होल था जो अब प्लग करेंगे विटेकर सर आकर के. ठीक है, चलो. Oh, the much awaited five kingdom classification. Finally, you are here. It was proposed by R.H. Whittaker in 1969. Okay. His basis for the classification were cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. Okay. The merits of the system were three domain system proposed divides the kingdom Monera into two domains. अब मोनेरन्स जो थे ना, उन्होंने उसको दो डोमेन्स दे दिए. अब दो डोमेन्स कौन कौन से दिए जी? जल्दी से प्लीज, क्विक. आर्किबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट्स, उनको एक अलग पहचान मिल गई. ठीक है, उनको एक सेपरेट ही कर दिया कंप्लीटली. ठीक है, unicellular and multicellular were kept separate. Fungi was introduced as a separate kingdom in five kingdom classification. Fungi को अब kingdom Plantae से निकाल करके अलग kingdom दे दिया. अब यहाँ पे fungi को भी अलग राज्य दे दिया. पिछली बार किसको दिया था? बैक्टीरिया को. किसमें रख दिया? मोनेरन्स में. अब किसको अलग कर दिया जी? फंजाई की डिमांड बहुत थी कि सर नहीं, हमारे पास तो काइटिन की सेल वॉल है, हमें प्लांट्स वाला राज्य नहीं चाहिए, हमें तो अलग राज्य चाहिए, हमें अपना अलग किंगडम चाहिए. ठीक है, तो विटेकर सर ने इनको इनका अलग किंगडम दे दिया, किंगडम फंजाई. बट ऐसे तो नहीं है. अब और टेक्सोनमिस्ट, जो नए टेक्सोनमिस्ट हैं, इनके बाद आए हैं, उन्होंने कहा अभी भी कुछ लूप होल्स हैं इसमें. अब इसमें क्या लूप होल्स थे जी? इनमें लूपहोल्स उन्होंने ये देखे, जो यूनिसेल्युलर एल्गे है, इट वाज केप्ट इन प्रोटिस्टा, वेयर एज द मल्टीसेलुलर एल्गे वाज केप्ट इन प्लांटे. अब है तो दोनों एल्गी. मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक्सेप्शंस होती है ना, उनको हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं. जस्ट बिकॉज थर्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जब आई थी, उसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए. अब यूनिसेलुलर में से हमने बैक्टीरिया को निकाल के तो मोनेरन्स में डाल दिया, लेकिन एल्गी उसमें ही रह गई. ठीक है, बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हमने हाथ नहीं लगाया. अब एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है. तो यूनिसेलुलर जो है वो प्रोटिस्टा में रह गई. ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर है वो किंगडम प्लांटी में आ गई. लेमिडोमोनास, स्पायरोगायरा, ये सब क्या है जी? एल्गी. अभी हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एल्गी में कुछ स्ट्रक्चर्स, आप जब एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तब हम इसको ध्यान से अब देखना, तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटिस्टा में क्यों है और इसको प्लांटी में क्यों रखा गया. ठीक है, देन डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन द सेम किंगडम. प्रोटिस्टा एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बहुत अलग थे, बट स्टिल दे वर हैविंग सेम किंगडम प्रोटिस्टा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोटिस्टा है ना, वो एक तरह से मतलब ऐसा किंगडम है जिसमें जो एक्सेप्शंस है ना, जो कहीं पे नहीं फिट बैठती हैं, उसको हम उठा करके प्रोटिस्टा में रख देते हैं. ठीक है, बाकी तो जैसे जैसे हम कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको तो हमने अलग किंगडम असाइन कर देना है.
लेकिन where we find that this doesn't fit into any kingdom, तो हम उसको रख देते हैं प्रोटिस्टा में। ये आप अभी तक यही देखोगे। अभी लेट्स सी आगे क्या होगा, वो हमें नहीं पता। यस, अब सबसे बड़ा एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सेप्शन है जी वायरसेस का। वायरसेस, इनको अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई है, लेकिन इनकी अभी तक कोई जगह नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। किंगडम की तो बात छोड़ो, अभी तक इनके बारे में बात ही नहीं हुई है। वाई नॉट? वाई वायरसेस हैव नॉट बीन कंसिडर्ड टिल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? बिकॉज वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर नॉट एन ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए उनकी बात ही नहीं हुई है। दे आर जस्ट डीएनए पार्टिकल्स, ठीक है, जो एक प्रोटीन कैप्सिड में होते हैं, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन सेल। उनके पास सेल नहीं है, वो सिर्फ डीएनए या आरएनए का पार्टिकल होंगे जो कि प्रोटीन कैप्सिड के अंदर होगा, बट है, इसलिए अभी तक उनकी बात नहीं हुई है। तो दे आर एन एक्सेप्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, वायरसेस आज सब जगह आप देख रहे हो, तो हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, बट व्हाट इज कोरोना वायरस? इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वायरस एक थ्रेशोल्ड है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, वायरस की एक तरफ जिंदगी शुरू हो रही है और एक तरफ नॉन लिविंग वर्ल्ड है। एक तरफ लाइफ है और एक तरफ लाइफ नहीं है। व्हाट इज लाइफ बाय द वे? When someone asks what is life, what do you answer? You always answer life is beautiful, है ना? And so is the study of life. बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, तो हमेशा एक फ्रेश माइंड लेकर के पढ़िए, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। अगर आप उसको ध्यान लगा के पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, बस उसको ध्यान लगा करके पढ़ना है और बहुत मन लगा करके शांति से अपना दिमाग यूज करके एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप आंसर देखोगे ना नीचे ऑप्शंस में से, तो यू विल बी एबल टू रीच द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप उसको मतलब सिर्फ रट्टा लगाओगे ना, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर आंसर। ठीक है, whether you know the correct answer or not, but still you are very well versed with the terminologies, you will be able to reach the correct option. The only thing you have to apply in the examination hall is your brain. Okay? Let's have a look at the 5 kingdom classification. How was it classified into 5 kingdoms? And what was the basis? पहला तो है जी सेल टाइप, मोनेरन्स वर, प्रोकैरियोट्स। रेस्ट ऑल द 4 किंगडम्स वर यूकैरियोट्स। क्लियर? सेल वॉल मोनेरन्स में नॉन सेलुलोजिक है, बट फंजाई में ये काइटिन की है। प्रोटिस्टा में किसी में है, किसी में नहीं है। एज आई सेड, प्रोटिस्टा इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल लाइक फीचर्स भी एग्जिबिट करते हैं और जो प्लांट लाइक फीचर्स भी एग्जिबिट करते हैं, बट स्टिल दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो इनमें आंसर आएगा कुछ में है और कुछ में नहीं है। बट फंजाई में इट इज देयर, बट इट इज नॉन सेलुलोजिक, इट इज ऑफ काइटिन। जबकि मोनेरन्स में भी इट इज नॉन सेलुलोजिक, बट इट इज ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। प्लांटी में इट इज ऑफ सेल्यूलोज, एनिमल्स में इट इज एब्सेंट। बिकॉज एनिमल्स की तो हैबिट है ना अडेप्टेशन की, है ना, वी आर फ्लेक्सिबल, सो वी डोंट हैव सेल वॉल। हमें भाई टूटने की आदत नहीं है, हम फ्लेक्सिबल ही अच्छे हैं, तो हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर सेल वॉल बिकॉज सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज एब्सेंट इन मोनेरन्स because Monera is prokaryote
Pro means not having true. Nucleus, not having true caryon means not having true nucleus. So इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. Protista, yes, it is having nuclear membrane. Rest all fungi, plantae and animalia all are complex organisms, so they have nuclear membrane. Because सारे यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स में तो जब ट्रू न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेचुरली आ जाएगी. क्लियर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरन्स, प्रोकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड, प्रोटिस्टा अगेन सिंगल सेल्ड. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को तो सबसे पहले हमने अलग करा था ना. फंजाई वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सबसे पहले तो हमने प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रख दिए थे, है ना. तो मोनेरा को तो हमने बाद में इंट्रोड्यूस करा है. सिंगल सेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमने मोनेरा को इंट्रोड्यूस करा था. बट प्रोटिस्टा वाज सिंगल सेल्ड but it had true nucleus, so it will be considered eukaryotic single-celled organisms, while monerans were prokaryotic single-celled organisms. Clear? fungi तो multicellular organisms थे. fungi तो हमने अभी recently इसको अलग करा ना. पहले तो ये kingdom plantae में ही थे. it is multicellular और it is having loose tissues. मतलब loose tissue मतलब it is not having organs. ठीक है. प्लांटी में तो यू हैव टिश्यू सिस्टम एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम. व्हाट इज लीफ? लीफ इज ऑर्गन ऑफ द प्लांट. एनिमेलिया टिश्यू सिस्टम भी है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है ना. ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म है. क्लियर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग मोनेरन्स, ऑटोट्रॉफिक कैसा हो सकता है जी? कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है. ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी है एंड पैरासिटिक भी है. प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक. फंजाई इट इज हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक. फंजाई ऑटोट्रॉफिक मोड नहीं है. प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में ही होता है. प्लांट्स में और कोई, यस देयर आर सम प्लांट्स जो पैरासिटिक है, बट अगेन दे आल्सो डू फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस तो होता ही होता है सब में, बट देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर पैरासिटिक एज वेल. एज आई सेड, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. तो इसमें एक्सेप्शंस तो आपको हर जगह मिलेंगे, बट still you have to follow the logic. एक रूल तो अप्लाई होगा ही होगा. तो जो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस, वो सिर्फ प्लांट्स के लिए ही होता है. क्लियर? एनिमेलिया हेट्रोफिटिक, होलोजोइक मोड वो एनिमल्स का ही होता है. ठीक है. एनिमल्स में अब कुछ पैरासिटिक भी है, कुछ सेप्रोफिटिक भी है, बट इसका ओवरऑल इट इज नॉन ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक मोड. ओके. क्लियर? चलिए नाउ इज द क्विज टाइम. जल्दी से हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. प्लीज अभी मैं आपको आंसर की नहीं दे रही हूँ, बट इट इज वेरी इजी. यू ऑल, इफ यू हैव गॉन थ्रू द स्लाइड्स properly, if you have listened to the entire lecture, if you have paid to the heed what all I have taught you till now, you will be able to answer all these questions correctly. ठीक है. अगर if you find any difficulty, please write in the comment section below. I will answer all your queries. Clear? Let's start. Ancient classification was instinct, phylogenetic, unscientific, based on human needs. Which of the above is wrong? Option A, option B, option C और option D. प्लीज जल्दी से आंसर कर दीजिए. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिव्स. ऑप्शन ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन बी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज. ऑप्शन सी, डाटा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन डी, कंपैरिजन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन ए में क्या है? 1 and 2 ओनली. बी इज second and fourth only. C is 1, 3rd and 4th only. D is all of the above. मतलब चारों स्टेटमेंट्स. तो अब इनमें से बता दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा है.
Please be quick. Now, third question. Ernst Haeckel placed cyanobacteria in kingdom. क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए. साइनोबैक्टीरिया पूछा है और अर्न्स्ट हेकल ने पूछा है. ठीक है, अर्न्स्ट हेकल ने साइनोबैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम बैक्टीरिया. थोड़ा ट्रिकी है, बट आई एम श्योर इफ यू हैव listened to all my lectures and if you have listened to even my today's lecture, you will be able to answer it correctly. Please इसे गलत नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा. Ernst Haeckel placed cyanobacteria in kingdom Monera, Protista, Animalia or Bacteria. Fourth question. Consider the following statements. Artificial classification is based on the cell and tissue system in the organisms. Second statement. In natural classification, system complex organisms were placed early and the simple organisms were placed later. I repeat, in natural classification system, complex organisms were placed early and the simple organisms were placed later. Third statement, gymnosperms were wrongly placed between dicot and monocot plants in the artificial classification. Fourth statement, Karl-Linnaeus system is an artificial classification. Which of the statements given above is incorrect? A. 1 only. Option B. 1 and 2, 1 and 3 only. Option C. 3 and 4 only. D. 1, 2 and 3 only. I hope ये आप बहुत अच्छे से आप बहुत जल्दी आंसर कर लोगे. ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है. It is very clear. Last question of the today. Which of the following are not living organisms? Very easy. I think easiest question of today. Fungi, algae, viruses or bacteria. Which of the following are not living organisms? Very simple. Please जल्दी से आंसर कर दीजिए.